हाय एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, कुछ निजी कारणों के कारण तीसरा चैप्टर आने में देरी हो गई, इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए पूरे जोश और जुनून के साथ तीसरा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा तीसरा टॉपिक है बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम। अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। अर्थात किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। वस्तु को खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने तथा वस्तु को रोकने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। बल बल वह वह बाह्य कारक है, जैसे धक्का या खिंचाव है, जो किसी पिंड के रूप व आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बल यानी फोर्स कहलाता है। दैनिक जीवन में बलों का उपयोग किसी पिंड या वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। साधारणतः बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में गति या विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की प्रयास करता है। अब है बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। तथा सीजीएस मात्रक में अगर बात कही जाए तो सीजीएस मात्रक में इसका मात्रक है डाइन। बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल के प्रभाव किसी वस्तु पर बल लगाने के कारण किसी वस्तु पर बल लगने के कारण उसमें उत्पन्न होने वाले प्रभाव निम्नलिखित है। बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जस्ते की चादर को मोड़कर उसका आकार बदला जा सकता है। किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। उदाहरण के लिए है, रोलर का धक्का देकर गतिशील किया जा सकता है। इसी प्रकार गतिमान वस्तु पर गति की विपरीत दिशा में बल लगाने पर उसे विरामावस्था में रखा जा सकता है। अतः बल लगाने से वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। बल किसी वस्तु की दिशा बदल सकता है। उदाहरण के लिए है, फुटबॉल पर ठोकर मारकर उसकी गति की दिशा बदला जा सकता है। बल के प्रकार। बल निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे संपर्क बल। दो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने पर जो बल कार्य करते हैं संपर्क बल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए है, घर्षण बल, श्यान बल, पेशीय बल आदि। पेशीय बल यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप यानी एक्शन फॉर्मेट लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या ऐसा करने का प्रयास करती है तो उनके बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। असंपर्क बल ऐसे बल जिनमें दो वस्तुओं के बीच संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, दो आवेशों के बीच स्थित स्थैतिक बल आदि। चुंबकीय बल चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबकीय बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। चुंबकीय बल किसका उदाहरण है? तो संपर्क बल का उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर यह बल कार्य करता है। बोल रहा है वस्तुओं के संपर्क में न होने पर यह बल कार्य करता है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है। हम लोग सभी जानते हैं कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है। किसी भी वस्तु को अगर ऊंचाई पर फेंका जाता है तो वापस पृथ्वी पर आ जाती है, क्योंकि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्वीय बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्वीय बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्वीय बल के कारण ही नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्वीय बल के कारण नदियों का पानी नीचे की ओर बहता है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं छोटी व बड़ी अन्य वस्तुओं पर बल लगाती है, तब यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर नाभिकीय बल यानी न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल नाभिकीय बल कहलाता है। यह सबसे शक्तिशाली बल होता है। नाभिक के स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी के लिए यह बल उत्तरदायी है। नाभिकीय बल लघु परास बल है। संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर एक साथ दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तथा बलों का परिणाम प्रभाव शून्य हो तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु वस्तु की आकृति बदल जाती है। उदाहरण के लिए यदि एक गुटके को दोनों ओर समान बल लगाकर परस्पर विपरीत दिशा में लाया जाता है तब गुटके में कोई गति नहीं होती है, अतः गुटके पर लगा बल संतुलित बल कहलाता है। नेक्स्ट है असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल द्वारा किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान की जा सकती है तथा किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए रस्साकसी में यदि एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली है तो वह रस्से तथा कमजोर टीम दोनों को अपनी ओर खींच लेती है। इस दशा में रस्से पर लगने वाला बल असंतुलित बल है। संरक्षी तथा असंरक्षी बल। संरक्षी तथा संरक्षी बलों का वर्णन निम्नलिखित है। संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स वह बल है जिसके द्वारा किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल पिंड की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पिंड के पथ पर नहीं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल आदि संरक्षी बल है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल आदि संरक्षी बल है। असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह बल है जिसके द्वारा किसी पिंड को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पिंड की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के साथ साथ पिंड द्वारा तय किए गए पथ पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए घर्षण बल है, श्यान बल है आदि। अब है जड़त्व। जड़त्व शब्द की उत्पत्ति जड़ता शब्द से हुई है, जिसका अर्थ स्थिरता या अपरिवर्तनीयता है। प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था में ही बने रहना चाहती है और अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। वस्तु के इस गुण को गैलीलियो ने जड़त्व का नाम दिया है। अतः जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम जड़त्व कहलाता है। उदाहरण के लिए है, बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि बस अथवा रेलगाड़ी के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो बस या रेलगाड़ी के संपर्क में है, शीघ्र ही बस अथवा रेलगाड़ी के साथ गति कर देती है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो बस या रेलगाड़ी के संपर्क में नहीं है, अपने विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बना रहता है, जिस कारण यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर कंबल में गति उत्पन्न हो जाती है तथा धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रहते हैं और कंबल से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि पेड़ की शाखाओं को तेजी से हिलाने पर वे गति की अवस्था में आ जाती है, परंतु उन पर लगे फल विराम के जड़त्व के कारण अपने स्थान पर विराम अवस्था में बने रहते हैं तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर पड़ते हैं। दूसरा है गति का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाती है। उदाहरण है, चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि चलती हुई बस या रेलगाड़ी में यात्री भी गाड़ी के चाल से गति करता है। बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री के शरीर का निचला भाग जो गाड़ी के संपर्क में है, गाड़ी के साथ तेजी से रुक जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण उसी चाल से गति करता रहता है, जिस कारण यात्री आगे की ओर झुक जाता है। तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिरता है। इसका कारण यह है कि जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो घोड़ा तथा घुड़सवार एक चाल से गति करते हैं। घोड़े के अचानक रुक जाने पर भी घुड़सवार गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता है, जिससे घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं। इसका कारण यह है कि जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो बस की छत पर रखा सामान गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गति करता रहता है, इसलिए सामान की सुरक्षा के लिए उसे रस्सी से बांध देते हैं। तीसरा है दिशा का जड़त्व। वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का वैसा गुण जिस कारण से वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। उदाहरण के लिए तेज गति से चलती बस किसी वक्राकार मोड़ पर मुड़ती है तो
यात्री मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि जब तेज गति से चलती बस वक्राकार मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री दिशा के जड़त्व के कारण पहले दिशा में ही गति करते रहते हैं, जिस कारण मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मड गार्ड लगाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कण अपनी दिशा के जड़त्व के कारण अपनी स्पर्श रेखीय चाल की दिशा में गति करते हैं तथा वाहन को गंदा करते हैं, जिससे बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं। यदि पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्तीय पथ में घुमाए तब डोरी टूटने पर पत्थर स्पर्श रेखीय दिशा में गति करता है। इसका कारण यह है कि वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर पत्थर की चाल स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। डोरी का तनाव उसे वृत्तीय पथ पर गति प्रदान करता है। डोरी के टूटने पर डोरी का तनाव शून्य हो जाता है। अतः अब पत्थर वृत्तीय पथ पर गति न करके अपनी दिशा के जड़त्व के कारण स्पर्श रेखीय दिशा में गति करता है। चाकू की धार तेज करते समय घूमते पहिए के संपर्क में लाने पर उत्पन्न चिंगारियों स्पर्श रेखीय दिशा में गति करती है। इसका कारण यह है कि चिंगारियां दिशा के जड़त्व के कारण अपनी स्पर्श रेखीय चाल की दिशा में गति करती है। जड़त्व तथा द्रव्यमान। अधिक द्रव्यमान की वस्तु की विरामावस्था तथा गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। अर्थात अधिक द्रव्यमान की वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का अधिक विरोध करती है। जो वस्तु ज़्यादा वजन होगा यानी भारी होगा वह अधिक बल का विरोध करेगी और जो हल्का होगा वह कम करेगी। अर्थात अधिक द्रव्यमान की वस्तु का जड़त्व अधिक होता है अतः द्रव्यमान जड़त्व की माप है। न्यूटन के गति विषयक नियम है। न्यूटन के गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया जो निम्न प्रकार है। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। यह नियम जड़त्व का नियम कहलाता है या गैलीलियो का नियम भी इसे कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम व्यवहारिक उदाहरण है। मेज पर रखी पुस्तक तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए बाहर से कोई बल न लगाया जाए। धरती पर गति करती हुई कोई गेंद गतिमान अवस्था में रहती है जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। नोट: जब कोई वस्तु जमीन पर गति करती है तो वह घर्षण बल के कारण विराम अवस्था में आ जाती है, अन्यथा वह वस्तु की गति करती रहती है। संवेग: किसी वस्तु का संवेग यानी मोमेंटम p उसके द्रव्यमान m और v के गुणनफल में परिभाषित किया जाता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। मान लीजिए एक कम भार का वाहन जैसे छोटी कार
तथा एक अधिक भार का वाहन जैसे सामान से लदा ट्रक दोनों ही किसी क्षैतिज सड़क पर खड़े हैं। हम सभी भली भांति जानते हैं कि समान समय अंतराल में दोनों वाहनों को समान चाल से गति कराने में कार की तुलना में ट्रक को धकेलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि एक हल्का पिंड तथा एक भारी पिंड दोनों समान चाल से गतिमान है तो समान समय अंतराल में दोनों पिंडों को रोकने में हल्के पिंड की तुलना में भारी पिंड में अपेक्षाकृत अधिक परिमाण के विरोधी बल को आवश्यकता होती है। यदि दो पत्थर, एक हल्का तथा दूसरा भारी, एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं तो धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को पकड़ना आसान होता है। इस प्रकार किसी पिंड को संहति एक महत्वपूर्ण प्रचाल यानी पैरामीटर है जो गति पर बल के प्रभाव को निर्धारित करती है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है, अर्थात F बराबर त्रिभुज P बाई त्रिभुज T है, जहाँ त्रिभुज P संवेग में परिवर्तन की दर है तथा त्रिभुज T परिवर्तन में लगा समय है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा त्रिभुज T समयांतराल तक एक निश्चित बल लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसके संवेग में परिवर्तन त्रिभुज P बराबर mv माइनस mu बराबर mu माइनस v माइनस u होगा। संवेग परिवर्तन की दर त्रिभुज P बाई त्रिभुज T होगा बराबर m v माइनस u बाई त्रिभुज T। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के व्यवहारिक उदाहरण हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। क्रिकेट में गेंद को कैच लेते समय खिलाड़ी का अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेना। जब क्रिकेट मैदान में खिलाड़ी कैच लेता है तो गेंद द्वारा हाथों पर धक्का या बल लगता है और उसका संवेग शून्य हो जाता है। अंगुलियों के मध्य गेंद आते ही वह हाथों को पीछे हटाता है, जिस कारण संवेग परिवर्तन का समय अंतराल बढ़ जाता है। अतः संवेग परिवर्तन की दर और इस कारण हाथ पर लगा बल कम हो जाता है, जिसे वह आसानी से सहन कर लेता है। ऊंची कूद के खिलाड़ी का स्पंज के गद्दे पर गिरना। ऊंची कूद का खिलाड़ी स्पंज के गद्दे अथवा मिट्टी पर गिरकर संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है, जिससे उसको चोट कम लगती है। कराटे के खेल में खिलाड़ी द्वारा टाइलों के समूह को एक ही बार में तोड़ना। कराटे के खेल में कोई खिलाड़ी जब टाइलों के समूह अथवा बर्फ की सिल्ली पर तेजी से वार करता है तो हाथ का सारा संवेग बहुत कम समय अंतराल में शून्य हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप टाइलों के समूह या बर्फ की सिल्ली पर इतना बल लगता है कि वह टूट जाती है। कमानीदार तुला। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके असांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमानों के पाठ्यांक द्वारा बल का परिणाम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आवेग। जब किसी वस्तु पर बड़े परिणाम का बल अत्यंत अल्प समय के लिए कार्य करे
तथा जिसके प्रभाव से वस्तु के संवेग में अत्यधिक परिवर्तन हो तो ऐसा बल आवेगीय बल कहलाता है। आवेगीय बल तथा समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग I1 बराबर एफ त्रिभुज टी है। जहां आवेगीय बल F तथा समयांतराल त्रिभुज टी है। आवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है तथा इसका SI मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। दैनिक जीवन में आवेग के उदाहरण है। दैनिक जीवन में आवेग के उदाहरण निम्नलिखित हैं। वाहनों का समतल मार्ग पर चलने से झटका लगना। जब कोई दुपहिया या चारपहिया वाहन एक असमतल मार्ग पर चलता है तो इस पर काफी झटके लगते हैं। आघात अवशोषकों के प्रयोग से झटकों यानी जर्क अंतराल बढ़ जाने के कारण आवेगी बल घट जाता है। फलतः इन गाड़ियों में बैठे यात्रियों को कम से कम झटके महसूस होते हैं। ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना। जब हम किसी ऊंचाई से पक्के फर्श पर कूदते हैं तो फर्श द्वारा हमारे पैरों को दिए गए आवेग के कारण हमारा संवेग एकाएक शून्य हो जाता है। यह आवेग अधिक बल का होगा जिससे हमारे पैर में चोट लग जाएगी। लेकिन यदि हम फर्श पर मिट्टी अथवा गदा बिछा ले तो हमारे पैर उसमें धंसेंगे तथा संवेग के शून्य होने पर कुछ देर लगेगी। अतः अब हमारे पैर को उतना ही आवेग एक छोटे बल में मिलेगा जिससे कि पैर में चोट नहीं आएगी। मिट्टी के बर्तन या अन्य सामान को टूटने से बचाने के लिए घास का प्रयोग करना। चीनी मिट्टी के बर्तनों को कागज या घास फूस के टुकड़ों में पैक करते हैं क्योंकि गिरने की स्थिति में घास फूस या कागज के कारण आवेग चीनी मिट्टी के बर्तनों तक पहुंचने में अधिक समय लेता है, जिससे बर्तनों पर लगने वाला बल कम हो जाता है। अतः इनके टूटने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के व्यवहारिक उदाहरण है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कुछ व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। जब किसी बंदूक से गोली चलती है तो उसमें भरा बारूद गैस में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण गोली तीव्र गति से बंदूक से बाहर निकलती है। यह गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया बल लगाती है। इसी कारण बंदूक पीछे की ओर हटती है। भूमि पर चलते समय पैरों को पीछे की ओर धकेलना। जब हम ठोस भूमि पर चलते हैं तो हम पैरों के द्वारा भूमि को पीछे की ओर धकेलते हैं अथवा भूमि भी प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पैरों पर आगे की ओर उतना ही बल लगाती है जिस कारण हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलना। जब एक तैराक अपने हाथों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है तब पानी भी तैराक को उतने बल से आगे की ओर धकेलता है जिससे तैराक पानी में आसानी से तैरने लगता है। रेत पर चलना कठिन होता है क्योंकि जब पैरों द्वारा रेत पर बल लगाया जाता है तो रेत पीछे की ओर विस्थापित हो जाती है जिससे वह प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल प्रदान नहीं कर पाता है। जब हम बालू या रेत चलते हैं तो देखते हैं कि पैर नीचे की ओर धंस जाती है जिस कारण से पैर रेत पीछे की ओर विस्थापित हो जाती है जिससे वह प्रतिक्रिया स्वरूप उतना बल प्रदान नहीं करता है। फर्श से टकराने के बाद गेंद का वापस उछलना। जब रबर की गेंद किसी फर्श पर टकराते हैं तो उस पर एक बल लगता है।
इस बल के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल कार्य करता है तथा गेंद वापस ऊपर की ओर गति करने लगती है। कुएं से जल खींचना। जब कोई व्यक्ति कुएं से जल से भारी बाल्टी को ऊपर की ओर खींचता है तो वह रस्सी पर अपना ही बल क्रिया बल लगाता है। तो रस्सी व्यक्ति को अपनी ओर उतने ही बल प्रतिक्रिया बल से खींचती है। रस्सी के अचानक टूट जाने पर रस्सी द्वारा व्यक्ति पर लगा बल समाप्त हो जाता है, अतः व्यक्ति अपने द्वारा लगाए गए बल के कारण पीछे की ओर गिर जाता है। रॉकेट का उड़ना। रॉकेट में ज्वलनशील ईंधन दहन कक्ष में जलाया जाता है। दहन कक्ष में एक छिद्र होता है जिससे गर्म गैसें तीव्र गति से नीचे की ओर निकलती है। रॉकेट द्वारा गैसों पर क्रिया बल लगता है। ठीक उसी के बराबर परंतु विपरीत दिशा में गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है। देखिए, जब रॉकेट उड़ता है तो ज्वलनशील ईंधन कक्ष में जलाया जाता है। दहन कक्ष में एक छिद्र होता है जिससे गर्म गैस तीव्र गति से नीचे की ओर होता है और वह उतना ही तीव्र गति से रॉकेट ऊपर की ओर क्रिया करता है। ठीक उसी बराबर परंतु विपरीत दिशा में गैसें रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर गति करने लगता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न हो यानी बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। यदि m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड u1 व u2 वेग से गतिमान है तथा आपस में टकराने के पश्चात उनके वेग यानी v1 v2 हो जाते हैं तो टकराने से पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग यानी m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरा नियम पर आधारित है क्योंकि तृतीय नियम के अनुसार पिंडों के समुदाय यानी कम्युनिटी से बने किसी निकाय पर सभी प्रतिक्रियात्मक बलों का योग अर्थात नेट बल सदैव शून्य हो जाता है। यह नियम प्रकृति का एक मूलभूत नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण है। संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित है। नाव से नदी के किनारे पर कूदना। जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते हैं तो नाव अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं। इससे नाव झटके से पीछे की ओर हट जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। हम लोग जब भी नाव से उतरते हैं तो देखते हैं कि पीछे की ओर बल लगता है और हम आगे की ओर कूद जाते हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट में एक दहन कोष्ठ होता है। यह नली के द्वारा एक दूसरे कोष्ठ से संबंधित होता है जिसमें ईंधन भरा रहता है। ईंधन ठोस अथवा द्रव किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब दहन कोष्ठ में ईंधन तथा किसी ऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाकर विस्फोट कराया जाता है तो उससे उत्पन्न ऊष्मा के कारण दहन कोष्ठ में दाब बहुत ऊंचा हो जाता है तथा कोष्ठ में गर्म गैसें जेट के रूप में बहुत तीव्र वेग से बाहर निकलती है। ये गैसें रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है। अतः रॉकेट त्वरित गति यानी बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ता है। जेट हवाई जहाज के इंजन भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है घर्षण। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर गति करती है अथवा गति करने के प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों पर स्पर्श रेखीय दिशा में एक बल कार्य करता है जो वस्तु की सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह बल की घर्षण बल या घर्षण कहलाता है। घर्षण बल सतहों के मध्य लगने वाला बल है। यह सतह के स्वरूप जैसे खुरदरी चिकनी होने के कारण घटता या बढ़ता रहता है।
घर्षण के कारण, घर्षण के मुख्य दो कारण होते हैं। प्रथम कारण है सतह की अनियमितता, यानी सतह सतह की अनियमितता होती है। वस्तुओं की सतह चिकनी या खुरदुरी किसी प्रकार की हो सकती है, लेकिन वस्तुओं की सतह पूर्णतः चिकनी कभी नहीं होती है। कहा जा रहा है कि जो वस्तु का सतह है वह या तो चिकनी होगी या खुरदरी होगी, लेकिन वस्तु की सतह पूर्णतः चिकनी कभी नहीं हो सकती है। इसमें कई स्थानों पर अनियमितताएं पाई जाती है, जो कि उभार तथा अवनमन के रूप में होती है। दो वस्तुओं के मध्य गति में जब एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में आती है तो अनियमितताओं के कारण यह एक दूसरे से ग्रथित हो जाती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो इस अंतर्ग्रथन के कारण गति का विरोध होता है। यह विरोधी बल ही घर्षण बल कहलाता है। जैसे कि फिगर में दिया गया है, दो वस्तुओं की खुरदरी सतह, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, दोनों खुरदरी है। नोट: घर्षण बल संपर्क बल का संपर्क कोष्ठ के समांतर घटक होती है। द्वितीय कारण है आणविक सिद्धांत। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहकर गति करती है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रहकर गति करते हैं तो इनके अणुओं के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। तो इनके बीच दोनों वस्तुओं के बीच एक आणविक कण कार्य करता है। अतः एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर गति कराने के लिए आणविक बंधों को तोड़ने के लिए एक आवश्यक बल लगाना पड़ता है। अतः आणविक आकर्षण बल घर्षण बल का ही स्वरूप है। सामान्य रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि घर्षण बल वस्तुओं के खुरदरेपन के कारण उत्पन्न होती है, परंतु इसके विपरीत यह भी देखा जाता है कि यदि दो सतहों को पॉलिश करके अत्यंत चिकना बना दिया जाए तो उनके बीच घर्षण बल एकाएक बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि यदि सतहों को अत्यंत चिकना कर दिया जाए तो उनका वास्तविक संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, अनियमित उभार कम हो जाएंगे और दोनों वस्तुओं के अधिकाधिक अणु एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे और उनके बीच अधिकाधिक अंतराण्विक बल क्रियाशील हो जाएगा। घर्षण के प्रकार हैं। वस्तु के आधार पर घर्षण बल निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। पहला, स्थैतिक घर्षण। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में विरामावस्था में होती है तो उनके बीच आपेक्षिक गति होने से पूर्व जो घर्षण कार्य करता है वह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब पिंड के ठीक गति प्रारंभ करने वाला होता है सीमांत घर्षण कहलाता है। सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु तल के क्षेत्रफल पर नहीं। सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया यानी आर के अनुक्रमानुपाती होता है। गतिज घर्षण तीसरा है गतिज घर्षण यानी काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर गति करती है तो उनके संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। गतिज घर्षण बल भी अभिलंब प्रतिक्रिया यानी आर के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह गतिज घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। गतिज घर्षण दो प्रकार का होता है। पहला है सर्पी घर्षण यानी स्लीडिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के तल पर सरकती है तो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है। उदाहरण, जब किसी ब्लॉक को क्षैतिज तल पर सरकाकर ले जाया जाता है तो ब्लॉक तथा क्षैतिज तल के मध्य कार्यरत घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। लोटनी घर्षण।
जब कोई वस्तु किसी तल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण बल लोटनिक या बेलनी घर्षण कहलाता है। घर्षण के लाभ व हानियां। सामान्य जीवन से लेकर विशिष्ट क्षेत्रों में अनेक कार्यों के लिए घर्षण बल आवश्यक है, परंतु इसके विपरीत घर्षण के कारण ऊर्जा में सदैव हानि होती है। घर्षण के मुख्य लाभ निम्न है। धरातल पर चलने हेतु घर्षण बल की आवश्यकता होती है। यदि घर्षण बल अनुपस्थित हो तो व्यक्ति धरातल पर फिसल जाएगा। उदाहरण, यदि सड़क पर चलते हुए व्यक्ति के पैर के नीचे केले का छिलका आ जाता है तो व्यक्ति सड़क पर फिसल जाता है, क्योंकि केले के छिलके द्वारा पैर व सड़क के मध्य घर्षण बहुत कम हो जाता है। वाहनों के तीव्र गति हेतु भी घर्षण बल आवश्यक होता है। यदि घर्षण बल उपस्थित न हो तो वाहन की गति करना असंभव होगा। घर्षण की अनुपस्थिति में वाहनों में ब्रेक कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि वाहन की गति को कम करना असंभव नहीं होता है। जब घर्षण नहीं होगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, चिकनी सतह पर ब्रेक नहीं लगती है। घर्षण के कारण ही मशीनों में घिरनी या पट्टे की सहायता से एक स्थान पर लगाए गए बल दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखना भी घर्षण के कारण ही संभव होता है। घर्षण से होने वाली हानियां निम्न है। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं के मध्य सापेक्ष गति या विरोध होता है, जिस कारण अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होती है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम होती है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता कम होती है, क्योंकि घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में ऊर्जा का व्यय होता है। घूर्णन करने वाली मशीनों के पुर्जे घर्षण के कारण घिस जाते हैं, जिससे वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं तथा अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। घर्षण को कम करने की विधियां हैं। घर्षण को निम्न विधियों द्वारा कम किया जा सकता है। पहला है पॉलिश द्वारा। हम जानते हैं कि खुरदरी सतह पर घर्षण बल का मान चिकनी सतह से अधिक होती है, अतः सतह पर पॉलिश करके अर्थात चिकना बनाने पर घर्षण बल का मान कम हो जाता है। स्नेहक द्वारा यानी बाय लुब्रिकेंट, जब तेल अथवा ग्रीस को दो सतहों के बीच में डाल देते हैं तो दोनों सतहों के बीच तेल अथवा ग्रीस की एक पतली परत बन जाती है, जिससे दोनों सतहों के मध्य घर्षण बल कम हो जाता है, अर्थात तेल व ग्रीस स्नेहक का कार्य करते हैं। उचित निर्माण, उचित सामग्री का उपयोग करके घर्षण बल दो सतहों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, अतः घर्षण बल सतहों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल दो सतहों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात घर्षण बल को कम करने के लिए हमें कम घर्षण गुणांक वाले पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर रबर व कंक्रीट के बीच घर्षण कम होने के कारण ही वाहनों में टायर रबर के बनाए जाते हैं। बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके मशीनों के गतिशील पुर्जों के मध्य स्टील की छोटी छोटी गोलियां यानी छर्रे लगाई जाती है, जिनको बॉल बेयरिंग कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से बहुत कम होती है, अतः बॉल बेयरिंग की व्यवस्था से सर्पी घर्षण लोटनी घर्षण में परिवर्तन किया जाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये सब जो बेयरिंग है इसमें गोल गोल
बनाया गया है इसे मूव करने के लिए। धारा रेखीय गति द्वारा तरल पदार्थ धारा रेखीय रूप में गति करता है। जब किसी वस्तु की आकृति धारा रेखीय होती है तो वस्तु पर तरल पदार्थ यानी पानी हवा का घर्षण घट जाता है। अतः तीव्र गति से चलने वाले वाहन जैसे वायुयान, जेटयान, जलयान, तेज चलने वाली ट्रेनों आदि को धारा रेखीय आकृति प्रदान करने के लिए उनके सामने वाला भाग मछली के समान नुकीला बनाया जाता है। यह प्रक्रिया स्ट्रीमलाइनिंग कहलाती है। जितने भी देखते हैं कि वायुयान भी है, जेटयान, जलयान या जितने भी तेज या बुलेट ट्रेन हम लोग का है, सबका भाग ऊपरी भाग क्या है, आगे वाला भाग नुकीला है। नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि तेज गति से जा सके। यह प्रक्रिया ही स्ट्रीमलाइनिंग कहलाती है। एक सरल रेखीय प्रवाह ही धारा रेखीय प्रवाह होता है। घर्षण को बढ़ाने का उपाय। घर्षण एक आवश्यक घटक है, अतः घर्षण का मान एक न्यूनतम सीमा से कम हो जाने पर गति संभव नहीं हो पाती है। घर्षण को बढ़ाने के उपाय निम्नलिखित हैं। वाहनों को सुगमता से चलाने के लिए उनके पहियों में अनियमित प्रक्षेप या खांचे बनाए जाते हैं। देखते हैं कि हम लोग टायर में खांचा बना रहता है, टायर हो जो भी बाइक का हो या ट्रक का हो, इस सभी में देखते हैं कि खांचे बनाए जाते हैं। चिकनी सड़क पर तथा बर्फ से ढके रास्तों पर फिसलन को कम करने के लिए उन पर रेत का छिड़काव किया जाता है, जिससे सरलता से गति हो जाती है। जूतों के तले खुरदरे एवं कड़े रबर तथा चमड़े के बनाए जाते हैं। तरल घर्षण। गैसों तथा द्रवों को तरल कहा जाता है। गैसों तथा द्रव को क्या कहते हैं, तो तरल कहते हैं। तरल अपने से होकर गुजरने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उस तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। वाहनों को उचित आकृति प्रदान करके उन पर लगने वाले तरल घर्षण को कम किया जाता है। नेक्स्ट है अभिकेंद्री बल। जब कोई पिंड या वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होने के कारण गतिमान पिंड पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जिसका दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्रीय बल में इसका दिशा हमेशा केंद्र की ओर होगी। न्यूटन के नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल को उत्पन्न होता है। न्यूटन के नियमानुसार त्वरण सदैव किसी बल से उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा वही होगी जो त्वरण की दिशा होगी। अतः वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटिकल फोर्स कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल F बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्रीय त्वरण है, यानी m गुणे v स्क्वायर बाई आर होता है। mv स्क्वायर बाई आर होगा। अभिकेंद्रीय बल कोई मूल बल नहीं है। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न बलों, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल आदि में कोई भी बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य कर सकता है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण। अभिकेंद्रीय बल के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। वृत्ताकार मोड़ पर कार का मुड़ना। जब कोई कार सड़क के वृत्ताकार मोड़ से गुजरती है तो उसे वृत्ताकार पथ पर मुड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। कार को यह आवश्यक बल उसके टायरों व सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। यदि टायर घिसे हो अथवा सड़क गीली, बर्फीली या चिकनी हो तो घर्षण बल कम हो जाता है, और यदि
इस स्थिति में घर्षण बल इतना कम हो कि कार को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त नहीं हो तो कार मुड़ने के बजाय फिसलने या पलटने लगती है। झुकी हुई सड़क पर कार की गति अथवा सड़क का बंकन। समतल सड़क के वृत्तीय मोड़ पर गति के लिए कार को आवश्यक अभिकेंद्री बल सड़क व कार के टायरों के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होती है। घर्षण बल का मान कार के टायर घिस जाने पर गीली सड़क पर कंक्रीट वाली सड़क पर बहुत कम होती है। अतः वृत्तीय मोड़ पर आवश्यक अभिकेंद्री बल केवल घर्षण बल पर आधारित नहीं होता है। घर्षण बल पर अभिकेंद्रीय बल की निर्भरता को कम करने के लिए सड़क के किनारों को उठाकर बनाया जाता है। अतः मोड़ पर अंदर की ओर ढलान बना देते हैं जिससे सड़क क्षैतिज से किसी कोण पर झुक जाती है। इसे सड़क का झुकना या बंकन कहते हैं। इसी प्रकार रेल की पटरियां बिछाते समय मोड़ों पर अंदर वाली पटरी को बाहर वाली पटरी की तुलना में कुछ नीचा बिछाते हैं। ऐसा करने से मोटर अथवा रेलगाड़ी मोड़ पर गुजरते समय स्वयं ही अंदर की ओर झुक जाती है जिससे आवश्यक अभिकेंद्री बल उत्पन्न हो जाता है। यह बल पृथ्वी के अभिलंब प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा हम जानते हैं कि वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अतः पृथ्वी पर भी एक अभिकेंद्रीय बल लगता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। पृथ्वी को यह बल सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमता है। यह भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। परमाणु में वृत्तीय गति। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते हैं। इस स्थिति में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल परमाणु के नाभिक के यानी धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः परमाणु में इस अभिकेंद्रीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है। अपकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो वस्तु पर वृत्तीय पथ के केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। इस बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्र बल के अनुप्रयोग। अपकेंद्र बल के निम्न अनुप्रयोग है। दूध से क्रीम निकालना है। इस यंत्र का प्रयोग द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसमें द्रव को भरकर तीव्र गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में द्रव के भारी कण हल्के कणों की अपेक्षा अधिक दूरी पर अर्थात परिधि की ओर चल जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न द्रव्यमान के कण पृथक हो जाते हैं। दूध से क्रीम निकालने की मशीन इसी सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन में ड्रायर द्वारा कपड़ों का सूखना। वॉशिंग मशीन के ड्रायर में एक लंबा तथा ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन होता है तथा इसकी दीवार में छिद्र बने होती है। गीले कपड़ों को इस बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन का संबंध एक विद्युत मोटर से कर दिया जाता है जो इसे एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति तेजी से घूमता है। घूर्णन के कारण कपड़ों में उपस्थित जल के कण अपकेंद्रीय बल का अनुभव करते हैं जिसके कारण यह कण बाहर की ओर गति करते हुए बर्तन की दीवार में बने छिद्रों से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार जल के कण कपड़ों से अलग हो जाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज का तीसरा टॉपिक। कल फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इससे आगे का टॉपिक। अगर आप लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, एसएससी, बीएसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो
ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।